हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे। एक कहानी इस दिल में सिर्फ तुम हो, जिसको लिखा है मोनिका जी ने, और सक्रेट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 258 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 259 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। सब तैयार हो गए या नहीं कामिनी? कामिनी ने इस सवाल पर किसी ने जवाब नहीं दिया। क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी मैं मनहूसियत किसने फैलाने की आखिर क्या वजह है? सन्नर तो ऐसा फैला हुआ जैसे कोई मातम हो गया हो यहाँ पर। मेरे सवाल का जवाब दो। ये कहते हुए कामिनी ने अपने मुंह पे पान का दाम दबा लिया और धीरे चबाने लगी। कामिनी की निगाहें अभी भी अपने आसपास खड़े लोगों पे थीं, जिन्होंने अपने सर नीचे झुका कर रखे थे। उन लोगों में से एक ने आगे आके धीरे से कामिनी जी के पास जाके कहा, बाकी तो सारी बाकी तो सारी लड़कियां तैयार हो चुकी हैं, लेकिन अभी वो एक ही रह गई है। ये कहते हुए एक आदमी धीरे से कामिनी के कान में फुसफुसाया। उस आदमी की बात सुनने के बाद कामिनी ने कहा, राधा कहाँ है? राधा को बुलाओ। वो भी अब लड़की की अकल को ठिकाने लगाएगी। राधा के पति को अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से राधा को जाना जरूरी है। आज ही सबकी तबीयत खराब हुई थी, जबकि सबको पता है कि आज के दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इतने टाइम बाद आखिरकार आज हमारे लिए मौका मिला है। तुम सब बाकी लड़कियों को लेके आओ, मैं उसे लेके आती हूँ। ये कहते कामनी वहाँ से उठकर ऊपर की तरफ जाने लगी। ऊपर रूम के अंदर ऊपर रूम जाने के बाद कामिनी ने अपनी आंखों के सामने बेड पर लेटी हुई लड़की की तरफ देखा, जो कि शायद सुबह से कुछ न खाए पीने की वजह से बेहोश हो गई थी। साइड टेबल में पानी का जग उठाकर कामिनी ने बेरहमी से पानी के साथ साथ जग को भी उसी लड़की को फेंक दिया। अचानक से हड़बड़ा के उठ गई। ए लड़की, मैं समझाने के बाद भी तूने ये रोना धोना बंद नहीं किया ना? चल अब जल्दी से रोना धोना बंद कर और ये कपड़े पहन के तैयार हो जा, तुझे देखने वाले आने वाले हैं जो। कामिनी की बात सुनकर एक बार फिर राधिका की आंखों में आंसू हो गए। मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मेरे घर जाने दीजिए। मैं क्या तेरी अम्मा लगती हूँ जो तुझे खुशी खुशी यहाँ से जाने दूँ? तुझसे मैंने पहले भी कहा था, एक बार जो लड़की यहाँ पे आ जाती है वह फिर कभी भी इस घर की दहलीज से पार नहीं कर सकती। फिर मैं तुझे कैसे जाने दे सकती हूँ? तो तू मेरा सोने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तू जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ जो तुझे आज खरीदने आने वाला है उसके साथ। अब चल जल्दी से तैयार हो जाइए। रोने धोने की नाटक करना बंद कर। अपने दिमाग से एक ख्याल भी निकाल दे कि तुझे यहाँ से जा सकती है। अब जल्दी से तैयार हो जा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। राधिका ने साफ साफ लहजे में कामनी की बात को मानने से इनकार कर दिया। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। ये कहते हुए कामनी राधिका के पास आई और एक थप्पड़ उस गाल पे मार दिया। आज सुबह से ही राधिका कई बार थप्पड़ पड़ चुके थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा थप्पड़ की वजह से सूज चुका था। अब एक और थप्पड़ की वजह से राधिका गाल और तेज दर्द होने लगा। इससे पहले कि कामिनी एक और थप्पड़ राधिका को मारती, एक आदमी रूम में अंदर आते हुए कामिनी से कहा, क्यों इतनी नाजुक और खूबसूरत लड़की के चेहरा बिगाड़ रही हो? उसकी बात पे कामिनी ने झट से कहा, अरे देखना, जब से आई है तब से रोना धोना ड्रामा लगा रखा है। अब तू ही बता इस कि इसे मैं कैसे नीचे लेके आऊँ? ये बस वो लोग आते ही होंगे। बस इतनी सी बात है, उसके लिए तू इतना परेशान हो रही है? तू जा और नीचे लोगों को संभाल, मैं इसे लेके आती हूँ। ये कहते हुए उसने कामिनी के गुस्से से लाल चेहरे को अपने हाथों थाम के राधिका के सामने से उसके होठों को किस कर लिया। उन दोनों को बेशर्मी से भरी इस हरकत को देखते हुए राधिका ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर लिया। कामिनी ने उससे दूसरी तरफ उससे दूर होते हुए नाराज लहजों में कहा, चल हट साले, बड़े दिनों बाद आया तू। ये कहते हुए कामिनी ने अपने गुस्सा जाहिर किया। अरे मेरी लैला, तेरे लिए एक और नाजुक कली को जो ढूंढने गया था, इसे थोड़ा वक्त लग गया। अब तू जा, जल्दी से नीचे जाओ और उन लोगों को संभाल। बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें अपनी बातों में फंसा कर यहाँ लेके आया हूँ। अगर वो लोग यहाँ से खाली हाथ चले जाएगा तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जितना तू एक दिन में लड़की से कमाती है, उससे कई गुना अधिक वो तुझे एक लड़की का दे सकते हैं। इसलिए इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने से सकते। अब तू जा, मैं इसे लेके आता हूँ। उसके इतना कहते ही कामनी जल्दी से वहाँ चली गई। कामनी के जाने के बाद अब उसके रूम में सिर्फ आदमी और राधिका थे। उस आदमी ने के अकेले उस आदमी के साथ राधिका को रूम में बहुत डर लग रहा था। उस आदमी की नज़रें राधिका के बड़ी ही में मदहोशी और हवस भरी नज़रों से राधिका को देख रही थी। आगे बढ़ के उस आदमी ने डोर को बंद कर दिया, जिससे राधिका का डर और घबराहट और बदल गया। राधिका वहाँ से बचने के बारे में सोच रही थी, लेकिन अब वो की सिचुएशन को देखते हुए उसको यहाँ से भाग पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो धीरे धीरे इस दलदल में फंसती जा रही थी। वो आदमी धीरे धीरे राधिका की तरफ चल के आया था और वहीं राधिका उससे बचने के लिए पीछे तरफ हटती जा रही थी कि अचानक उसे आदमी ने राधिका के हाथ पैर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया।
जिससे ना चाहते हुए राधिका उसके पास आ गई। पीछे हटने के लिए राधिका पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी की हवस भरी नज़रें राधिका को पूरी बॉडी स्कैन कर रही थी। राधिका का इतना देखकर वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अचानक से उसने राधिका के चेहरे को अपने हाथों से मजबूत पकड़ लिया, जिससे राधिका की गालों पे और दर्द होने लगा और वो उसकी पकड़ छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर आज तुम उन लोगों से बच गई तो आज मेरी रात को तुम रंगीन करने के लिए तैयार रहना। अभी उसने इतना कहा था कि दरवाजे दस्तक हुई। आ रहा हूँ, इतना कहते ही उसने राधिका के चेहरे को छोड़ दिया और उसके साथ उसके हाथ को कस के पकड़ के खींचते हुए रूम से बाहर निकाल के नीचे तक ले जाने लगा। नीचे हॉल में एक तरफ सोफे पे कामनी बैठी हुई थी, उसके पीछे उसके आदमी खड़े हुए थे। दूसरी तरफ ठीक उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ था, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी और अपनी आंखों को काले चश्मे ढक रखा था। उसकी गले में कई सोने की चेन थी, जिससे वो साफ पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा रईस ज़्यादा है। कामनी की लेफ्ट साइड पे हवेली की में मौजूद जितनी भी लड़कियां थी सब मौजूद थीं। उन सभी लड़कियों को उस आदमी की ने रिजेक्ट कर दिया था। कामनी की निगाहें तो अपने सामने टेबल पे पड़े मौजूद 5 रुपये की थी, जो 2-2 हज़ार की मोटी मोटी रकम भरे हुए थे। कामनी अपनी आंखों को में लालच भर उन नोटों की गड्डियों को देख रही थी। लालच उसकी आंखों में साफ साफ झलक रहा था। वो किसी भी हाल में उन पैसों को दूर नहीं जाने दे सकती थी। लेकिन अब सवाल ये था कि अगर उस आदमी ने को लड़की में से कोई भी लड़की पसंद नहीं थी, तो वो क्या करे। लड़कियों में से एक उसकी खुद की बेटी भी थी। आपके पास जो स्टॉक है वो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे यहाँ चलना चाहिए। ये कहते हुए उस आदमी ने अपने आदमियों को इशारा किया उन्हें अपने पैसों समेटने का, लेकिन कामनी इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए उसने रोकते हुए कहा, 1 मिनट और रुक जाइए। और एक लड़की है मेरे पास जो आज ही आई है, मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप मेरा तो नहीं हुआ तो तुम्हें मेरा वक्त ज़ाया करने के लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। ये कहते हुए आदमी अपनी जगह से बैठ गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये निराशा नहीं होगी। चापलूसी करते हुए कामिनी ने अपनी आंखों में लालच की चमक लिए कहा, किसी भी हाल में इतना पैसा या घर से आई हुई लक्ष्मी को जाने नहीं दे सकती थी। इसलिए वो अपनी हर छोटी से छोटी कोशिश कर रही थी। ये रही वो। ये कहते हुए उस आदमी ने राधिका को अपनी तरफ खींचते हुए अचानक से आगे की तरफ धक्का देके उस आदमी के कदमों के राधिका को फेंक दिया। हमें उम्मीद है कि अब आपको यहाँ से निराशा होकर नहीं जाना पड़ेगा। ये कहते हुए वो आदमी कामनी के बगल में जाकर सोफे बैठ गया। राधिका अभी भी समझ नहीं आया था कि वहाँ हो क्या रहा है। उसने अपने चेहरे को उठा के उस आदमी की तरफ एक बार देखा और फिर जल्दी से खड़ी हो गई अपने पैरों से पर फिर खड़ी हो गई अपने पैरों पर। फिर उसने अच्छी तरह से चारों तरफ नोटिस किया कि यहाँ किसी की नीलामी हो रही है। उसने अपनी निगाहों को अपने से दूर खड़ी लड़कियों के ऊपर टिका दिया। राधे को समझने में कोशिश कर रही थी कि उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, मैं कैसे मान लूँ कि इसे किसी ने भी अभी तक छुआ नहीं है, और इस बात का क्या दावा है कि ये आज ही आपके पास आई है। उस आदमी की बात सुनते राधिका को इतना सब पता चल चुका था कि सारी बातें सिर्फ उसी की हो रही हैं। तो उसका क्या मतलब है कि उसकी नीलाम किया जा रहा है। आप लोग सिर्फ मेरा वक्त ज़ाया कर रहे हैं। जिस चीज़ को की मुझे तलाश है वो आपके पास है ही नहीं, इसलिए अब मुझे यहाँ से ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए। ये कहते हो आदमी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अपने आदमियों की तरफ इशारा किया। वो लोग बस जाने वाले थे कि कामिनी ने रोकते हुए कहा, आप चाहें तो खुद ही इस बात का पता कर लीजिए कि हम सच कह रहे हैं या झूठ। ये कहते हुए कामिनी ने अपनी आंखों में उस आदमी की तरफ देखते हुए राधिका की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर तक राधिका की तरफ देखते हुए उस आदमी ने एक बार फिर कामिनी की बात पर विश्वास करते हुए अपने कदमों को राधिका की तरफ बढ़ा दिया। उसे अपनी तरफ आते देख राधिका अपने कदमों को पीछे की तरफ कर लिया। ठीक है, मुझे ये पसंद है। ये कहते हुए वो रुक गया और उसने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए सारे पैसे कामनी को देने का इशारा किया। कामनी ने जल्दी से लपक के उन सारे पैसों को अपने हाथों में ले लिया। एक बात और इस बात का ध्यान रखना कि उसे पकड़ के ज़्यादा रखना पड़ेगा। मौका देखते ही भागने की कोशिश करेगी। अगर ये दोबारा से हमारे हाथ लग गए तो अगली बार इसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप इसे ले जा सकते हैं। ये कहते हुए कामनी ने राधिका को उस आदमी की तरफ धक्का दे दिया। राधिका ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी कोशिश नाकाम थी। एक दलदल से निकलने का दूसरे दलदल में धकेल दिया गया। बिना ज़्यादा देर ना करते हुए आदमी राधिका को लेकर वहाँ चला गया। इतना सारा पैसा देके कामनी फूले नहीं समा रही थी। वहीं लोग राधिका को घसीटते उस आलीशान कोठी से बाहर ले आए। मौका पाते हुए राधिका ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। उन्होंने जल्दी से राधिका को पकड़ के एक वैन के अंदर धक्का दे दिया और जल्दी ही वो लोग वहाँ से निकल गए। 2 घंटे बाद पेंट हाउस में उन लोगों की वैन एक पेंट हाउस के आगे रुकी। जल्दी से बाहर निकल गए। उन्होंने राधिका को खींच कर बाहर निकाला
और पेंट हाउस की तरफ ले जाने लगे। अंदर जाके उन्होंने राधिका को एक कमरे के अंदर धक्का देकर बाहर से बंद कर दिया ताकि राधिका को वहाँ से भागने की कोशिश ना कर सके। कुछ ही घंटों में उसके साथ इतना कुछ हो गया था कि उसको बिल्कुल भी उम्मीद टूट चुकी थी। धीरे धीरे राधिका अब जीने की हिम्मत थी टूट रही थी। रोते हुए राधिका वहीं जमीन बैठ के शुरू से लेकर अब तक जो भी कुछ हुआ था उसके साथ वही सब सोच रही थी। जिन लोगों से उसने आज तक खुद से बचाने की कोशिश की थी, आखिरकार उन लोगों से उसे पकड़ ही लिया। देहरादून से भागने के बाद एक बार उसकी ज़िंदगी में फिर से अच्छे चलने लगी थी, लेकिन भगवान ने कभी भी उसकी खुशी हजम नहीं होनी थी, इसलिए उसकी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसकी लाइफ में पार्ट आया जो कि बिना किसी वजह से उससे इतनी नफरत करने लगा। माना माना जो 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 कुछ भी हुआ था उसमें किसी की गलती नहीं थी, लेकिन उस इंसान ने हमेशा उसी की गलत समझा, कभी भी उसकी फीलिंग की कदर नहीं की, कि बस हमेशा उसे बुरा भला ही कहा, उसे हमेशा उसकी गलती की सज़ा दी। उसने कभी भी नहीं उस उसने कभी की ही नहीं थी उसकी कदर। क्या कभी भी उसे उससे ज़रा सा भी दया नहीं आई, या कभी भी उसे ख़्याल नहीं आया कि वो उसके साथ क्या कर रहा है। वो भी एक इंसान है, उसे भी दर्द होता है। इन सब बातों को सोचते राधिका खुद को कसूरवार मान रही थी। शायद उसकी लाइफ में कभी भी कोई खुशियाँ नहीं हैं। शायद उसे नॉर्मल लड़कियों की तरह जीने का कोई भी हक नहीं है, इसलिए सब कुछ ऐसा उसके साथ ही होता है। वहीं रूम से निकल वहीं रूम से बाहर निकलने नीचे हॉल में पुलिस को भेजो और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उन सारी लड़कियों को निकालो। कामनी के पापों का घड़ा भर चुका है। अब उस तक की सारी अब तक उसकी सारी गलतियों की सज़ा अब उसे मिलनी चाहिए। उसकी हिम्मत भी कैसी हो, जितने भी प्रूफ हमारे पास हैं उसके सब पुलिस को हवाले कर दो। एक बात का खास ख्याल रखना, जितने भी लोग मिले हैं इस काम में उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए। इन इन लोगों के लिए तो उम्र कैद की सज़ा कम है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 259 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 260 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। अभी से ज़िद करते हुए आज अनिका अकेले ही शॉपिंग करने आई थी। आज अभी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो बिल्कुल भी अनिका आने को अकेले बाहर नहीं अनिका को बाहर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन अनिका भी थी कि जिद पड़ी थी आज ही शॉपिंग जाने के लिए, ना चाहते हुए भी अभी को उसकी शॉपिंग जाने पड़ा। अनिका की सेफ्टी के लिए हर वक्त उसके साथ एक फीमेल बॉडीगार्ड रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा एक बहुत ही काबिल और स्ट्रांग लगी थी। अनिका के साथ सारा के होने की वजह से अभी की उसकी ज़्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी ने उन्हें जल्दी आने के लिए कह दिया था। दोनों को शॉपिंग निकलने के बाद ही अभी अपनी मीटिंग के लिए गया था। आधे घंटे बाद मॉल पहुंचने के बाद अनिका अपना और सारा दोनों शॉपिंग में लग गई। करीब 1.5 घंटे तक शॉपिंग करने के बाद अनिका को जो सामान चाहिए था उसने वो ले लिया। अपनी शॉपिंग करने के बाद वो लोग जल्दी ही वहाँ से निकल गए। मॉल से बाहर आने के बाद अनिका एग्जिट डोर पर खड़ी हो गई और सारा एग्जिट पार्किंग एरिया से कार लेने चली गई। अनिका आज पिंक कलर की कुर्ती, वाइट कलर की जीन्स पहना हुआ था। अपने बालों को उसने अपनी हाई पोनीटेल में बांधा हुआ था जिसके ओवर और उसका लुक और कॉलेज गर्ल की तरह लग रही थी। अनिका की नज़रें सड़क पर चलती हुई गाड़ियों पर टिकी हुई थी जो तेज़ रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर जा रही थी। वहीं फुटपाथ पर लोग चल रहे थे। अनिका उन सभी को गौर से देख रही थी कि अचानक से उसकी नज़र एक शख्स के ऊपर टिक गई। ध्यान से देखने के बाद अनिका की आंखें फैल गईं और वो तेजी से उसकी ओर जाने लगी। वो शख्स कोई और नहीं, अनिका के पापा राजेश शर्मा थे, जो कि अनिका के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। राजेश जी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके पीछे एक ट्रक काफ़ी तेज से उन्हें फॉलो करता हुआ उनके पीछे चल रहा है। वो अनिका के रोड से अभी भी गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। दोनों तरफ अपने हाथों को देखते हुए बड़ी मुश्किल से अनिका ने रोड को क्रॉस की और भागती हुई राजेश जी की तरफ जाने लगी। अनिका का पूरा ध्यान अपने पापा राजेश जी की तरफ और उस ट्रक पर था जो कभी भी उनसे टकरा सकता था। उसने इस बात का ध्यान ही नहीं दिया कि राजेश जी की तरफ आता हुआ शरद भी उन्हीं की तरफ भागता हुआ आ रहा था। अब वो ट्रक ज़्यादा दूर नहीं था। राजेश जी किसी भी पल राजेश जी का एक्सीडेंट हो सकता था। अनिका ने चिल्लाते हुए कहा, पापा साइड हो जाओ, लेकिन गाड़ी के इतने शोर में राजेश जी को अनिका की आवाज़ सुनाई दी और ना ही उन्हें इस बात का मालूम पड़ा कि उनके पीछे ट्रक आ रहा है। जैसे ही वो ट्रक राजेश जी को बस टक्कर मारने वाला था, किसी ने उन्हें धक्का देकर साइड कर दिया और खुद आगे आ गया। पल भर में वो ट्रक अपनी तेज़ गति पकड़ते हुए वहाँ से गायब हो गया। पल भर में सड़क पर सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था। राजेश जी जैसे ही धक्के की वजह ज़मीन पर गिर पड़े कि शरद जल्दी आके उन्हें थाम लिया। सर भीड़ लगने लगी थी। पापा आप ठीक तो हो? मैंने आपको कितना कहा कि आप साइड हो जाओ, क्या आपको मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दी? ये कहते हो शरद उनके पास चलने लगा। अभी आप कुछ हो जाता तो? ये कहते हो शरद की आंखों में नमी आ गई। वो जल्दी से राजेश जी को गले लग गया। वो तो शुक्र है कि उस इंसान का जिसने अभी सही वक्त पे आपको धक्का देकर साइड कर दिया। ये कहते हो शरद ने उन्हें अलग हो गया। फिर
दोनों ने भीड़ पे ध्यान गया। राजा जी ने ज़मीन पे फैले हुए खून की तरफ देखा और वो जल्दी से भीड़ के पास चलने लगे। ज़्यादा भीड़ होने की वजह से राजा जी को ज़मीन में पड़े हुए इंसान का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्हें इतना मालूम पड़ गया था ये कोई लड़की है। लोगों को साइड करते हुए जैसे ही वो आगे बढ़े, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। देखकर अनिका ये कहते हुए अचानक से ज़मीन पे बैठ गए। कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई गाड़ी लेके आओ, मेरी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना है। देखो कितना खून बह रहा है इसका। अनिका अनिका का मेरा बच्चा पापा, मेरा बच्चा पापा है ना, कुछ भी नहीं होने देंगे तुम्हें। अभी हम डॉक्टर के पास जाने वाले हैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। छोटी सी चोट है, मेरा बच्चा से कुछ नहीं होगा। शरद देखो अनिका चोट आई है। ये कहते हुए लगभग अपने होश खोने लगे थे। अनिका पापा और अनिका पापा, ये अनिका को क्या हो गया? ये कहते हुए शरद ने अनिका के सर को अपनी गोद में रख लिया, जो कि खून से सना हुआ था। अनिका को उठा देखा। अनिका उठ देख, तेरा भाई आ गया है। मुझे पता है तू नाटक कर रही है, बचपन में ऐसा ही करा करती थी। ये कहते हुए राजेश जी अनिका को उठाने लगे। अपने पापा की ऐसी बातों सुनकर शरद को समझने में देर न लगी कि अनिका की ऐसी हद देख के उनके पापा अपने होश खो बैठे हैं। इतने में सारा अनिका को ढूंढते हुए वहाँ आ गई थी। ये मैडम को क्या हो गया? उन्हें तो जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, वरना कहीं देर न हो जाए। इनके साथ से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ये कहते हुए सारा अनिका के सिर को कपड़ा बांध दिया ताकि खून ज़्यादा ना बहे। सारा जल्दी से गाड़ी लेके आई तो शरद अनिका को लेकर जल्दी से बैक सीट पे बैठ गया। राजा जी भी आगे बैठ गए। सारा बहुत तेज़ ड्राइव कर रही थी। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 260 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड 260 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।